दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये सेकेंड ईयर का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कुछ यहां पे टर्म का बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे टर्म किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी साल। तो दोस्तों आप लोग जो भी जीएनएम में है 22 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी से है तो दोस्तों 10 नंबर सीधा आपका दोस्तों यहाँ से पूछता है, जिसको हम लोग डिफिनीसन कहते हैं या उसका मीनिंग कहते हैं, यानी उसका अर्थ। तो आप लोग को अगर एमपी वाले हैं तो उनको 10 नंबर के पूछा जाएगा। अगर किसी अदर स्टेट में है तो 2-3 नंबर शॉर्ट नोट्स में या यहाँ से डिफिनीशन में पूछा जाएगा, जो कि बिल्कुल ही 100%। तो साथियों ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। जो लोग सीरियस नहीं समझ रहे हैं भाई, उनको बहुत पछतावा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत कम समय है और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक कुछ वर्षों पहले, उन सभी का मैं करा दूँ। यही कारण है कि मैंने फिलअप भी और दोस्तों कुछ लाता था, लेकिन बहुत लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण अब हम थोड़ा दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हम देंगे। बाद बाकी दोस्तों पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हम पीडीएफ वहाँ पे भेज देंगे। वीडियो देखिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, डिफिनीशन को। चलिए करते हैं शुरू। तो साथियों मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला है वहाँ पे वैक्सीन है। उसके बाद दोस्तों हाइपोस्पेडियासिस है। उसके बाद कंजक्टिविटी है और पीका है। साथियों ये आपको चारों का देना था जवाब, जो कि शॉर्ट नोट में भी हो सकता है और दोस्तों 1 नंबर में भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका, चारों का देखते हैं। तो दोस्तों जो टीका है आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं टीका का मतलब क्या होता है, पढ़िए यहाँ पे दोस्तों, जिसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। तो एक टीका एक जैविक तैयारी है। देखिए दोस्तों टीका जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरस के लिए दोस्तों ये क्या होता है, जैविक तैयारी किया जाता है, जो किसी विशेष संक्रामक रोगों के लिए सक्रिय अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रदान करती है। साथियों देखिए ये जो टीका होता है यह जैविक टीका के लिए तैयारी किया जाता है, और यह संक्रामक जो रोग होता है, जो फैलने वाला होता है, जो सक्रिय होता है, एक से दूसरे में फैल सकता है, वैसे बीमारियों के लिए इसका उपयोग लाया जाता है टीका में। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इस शरीर के जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद दोस्तों एक टीके में आमतौर पर एक एजेंट होता है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे दिखता है, और अक्सर सूक्ष्म जीव के कमजोर या मारे गए रूपों में विषाक्त पदार्थों या इसकी सतह प्रोटीन में से एक बना होता है। साथियों ये कहता है कि जो यह एक एजेंट होता है जो सूक्ष्म जीवों की तरह ही ये भी होता है, और उसी सूक्ष्म जीवों से ये क्या होता है, बना होता है। लेकिन ये जो होता है दोस्तों ये अलग तरीका का होता है, और यह क्या करता है, ये लड़ने का काम करता है, सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव को लड़ने का काम करता है। मतलब समझिए दोस्तों, जो टीका लोहा लोहे को ही काटता है, जैसा अक्सर आप लोग सुनते हैं, तो वही दोस्तों जो टीका तैयार किया जाता है वो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए, जो भी संक्रामक रोग है उससे लड़ने के लिए इसे जैविक रूप से तैयार किया जाता है। और ये जो तैयार किया जाता है ये जो समान गुण वाले होते हैं सूक्ष्म जीव, उसी प्रकार के सूक्ष्म जीव से इसे तैयार किया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए। तो साथियों यहाँ पे जो है अधोमूत्र मार्गता, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों हाइपोस्पेडियासिस, मतलब हाइपोस्पेडियस मतलब दोस्तों एक जन्म दोष, मतलब जो एक जन्म दोष होता है, जन्मजात स्थिति, मतलब यह क्या होता है, जन्म से ही स्थिति उत्पन्न होता है, जिसमें मूत्र मार्ग का उद्घाटन लिंग के नीचे की ओर होता है, न कि सिर पर। मूत्र मार्ग वह ट्यूब है जिसके माध्यम से आपके मूत्राशय से मूत्र निकलता है और आपके शरीर से बाहर निकलता है। साथियों देखिए ये जो है अधोमूत्र मार्गता है, ये क्या होता है, जो नॉर्मल सभी के जहाँ से मूत्राशय होता है, जहाँ से लिंग के थ्रू जो आप लोगों का जो मूत्र विसर्जन होता है दोस्तों, वहाँ से नहीं होकर इसका जो अधोमूत्र मार्गता है उसका जो होता है वो नीचे से ही क्या होता है, मार्ग खुलता है, मतलब पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है। तो वही कहता है अधो मतलब आधा, मूत्र मतलब मूत्र, और मार्गता मतलब मार्ग, मतलब आधा मूत्र मार्ग, मतलब आधे, मतलब पूरा विकास नहीं है। तो यही कहता है हाइपोस्पेडियास, यही होता है कि यह एक जन्मजात रोग होता है जिसमें मूत्र मार्ग में क्या होता है, पूर्ण विकास नहीं होने के कारण यह सामान्य से अलग तरीका से होता है, और यह नीचे से ही मूत्र मार्ग खुलता है, जिससे दोस्तों ये मूत्राशय ट्यूब के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों समान लैंग्वेज में समझने की काम करिए। उसके बाद दोस्तों है आँख आना, मतलब दोस्तों कंजक्टिविटी। तो दोस्तों कंजक्टिवाइटिस जो है जिसे पिंक आई भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों है कंजक्टिवा सूजन है। कंजक्टिवा पतली स्पष्ट ऊतक है जो आँख के सफ़ेद भाग पर स्थित होता है और पलक के अंदर की रेखा है। साथियों जो व्हाइट आप लोग देखते हैं, जो पलक झपकने से दोस्तों बंद हो जाता है, जो आँख में व्हाइट जो भाग होता है दोस्तों, वही क्या होता है, आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं, पतली स्पष्ट जो ऊतक होता है सफ़ेद वाला भाग, वो दोस्तों क्या होता है, कंजक्टिविटी आने से आपका आँख सूज जाता है, और वो क्या होता है, उसे पिंक आई भी कहा जाता है। सूजन होने से दोस्तों क्या होता है, दोनों आई जो पलक है वो चिपक जाता है। चिपकने से क्या होता है, दिखने में कोई परेशानी नहीं होता है, बल्कि कुछ समय के लिए वो चिपका रहता है।
उसके बाद दोस्तों है पीका। पीका क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो साथियों जो पीका होता है, कहता है पीका एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो समझिए दोस्तों, पीका एक प्रकार का क्या है, दिमागी संतुलन खराब होता है, यानी मनोवैज्ञानिक यानी व्यवहार दिमाग का प्रॉब्लम है, जो मुख्य रूप से गैर पोषक पदार्थों के लिए भूख की विशेषता है। अब गैर पोषक पदार्थ क्या होता है, जैसे दोस्तों देख सकते हैं कोई व्यक्ति देखते होइएगा मिट्टी खाता है, शीशा तोड़ के खाता है, कोई व्यक्ति देखिएगा चौक खाता है। ये सारी चीज़ जो है दोस्तों ये बच्चे में अधिकतर होता है। तो यही कहता है ये बाल जो होता है दोस्तों बचपन में, ये सब जो जैसे चौक खाना, मिट्टी खाना, डस्ट धूल, ये सब खाना बच्चे में ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे के जो मनोवैज्ञानिक विकार उतना विकसित रहता नहीं है, जिसके कारण दोस्तों इनका गैर पोषक पदार्थों के साथ ज़्यादा संबंध रहता है। तो वही पीका का अर्थ होता है कि यह एक गैर पोषक पदार्थ लेने का विधि है जिसमें मनोवैज्ञानिक विकार होता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ लिया जाता है जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे हम देखते हैं, कहता है बाल रोग, पीडियाट्रिक, फ्रैक्चर, प्ले, हर्निया। तो ये चारों के बारे में चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जो बाल रोग होता है पीडियाट्रिक, तो बाल रोग चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें शिशुओं, बच्चों की, किशोरों की चिकित्सा देखभाल शामिल है। ध्यान में रखिए दोस्तों, पेडियाट्रिक जो होता है वो बाल रोग होता है जिसमें दोस्तों जो शिशु, बच्चा होता है, किशोर होता है, उनको देखभाल, चिकित्सीय देखभाल किया जाता है। उसका दोस्तों है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, लोगों को 21 साल की उम्र तक बाल चिकित्सा देखभाल के तहत रहने की सलाह देता है। अब देखिए दोस्तों, एक संस्था है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक जो कहता है कि आप 21 वर्ष तक बच्चे के चिकित्सा है उससे देखभाल लेना चाहिए, लेते रहिए। एक चिकित्सक जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है उसे बाल रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। मतलब पेडियाट्रिटिस्ट जो होते हैं दोस्तों, वो इस क्षेत्र में जो विशेष गुण रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उन्हें हम लोग पेडियाट्रिटिस्ट कहते हैं। अब साथियों भंग क्या है। तो साथियों जो भंग होता है फ्रैक्चर, जो कि हड्डी में होता है, देखते हैं शरीर के किसी भाग में। तो हड्डी में दरार, न सिर्फ टूटना दोस्तों, ये टूटना नहीं होता है। हड्डी जो भंग होता है ये दोस्तों किसी भी तरीक़ा से फ्रैक्चर, मतलब शरीर में हड्डी में दरार आ जाएगा। हड्डी में दरार को फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। मतलब जो दोस्तों हड्डी होता है पूर्ण तरीक़ा से टूटता नहीं है, उससे दोस्तों हम भंग कहते हैं, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, दरार आ जाता है। शरीर में किसी भी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, जो कि मैंने बताया कि यह शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। इससे कई अलग अलग तरीके हैं जिनमें एक हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, हड्डी का टूटना जो आसपास के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है या त्वचा के माध्यम से फरता है, बंद फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। साथियों देखिए, तो अंदर से अंदर ही जो टूट कर रहा है, मतलब हल्का दरार पड़ जाता है, हड्डी में एक चोट लग गया है तो दरार पड़ गया और वो टूटा नहीं है, तो उसे बंद फ्रैक्चर कहते हैं। अगर जो पूर्णतः टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है दोस्तों, वो ओपन होता है, जो बाहर से दिखता है, लेकिन फ्रैक्चर जो है बाहर से उतना दिखेगा नहीं, सिर्फ दरार रहता है हड्डी में। अब दोस्तों जो खेलना है, प्ले भी पूछ सकता है आप सभी को। तो कहता है खेल संचार अभिव्यक्ति का एक रूप है जो उन भावनाओं की एक श्रृंखला को संसाधित करने में मदद करते हुए परिवार और चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफों दोनों के साथ संवाद करने की संभावना देता है। तो साथियों नॉर्मल भाषा में सीख लीजिए कि खेलना क्या है, प्ले। तो दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे खेलने का भी एक बहुत बड़ा दोस्तों समय मिलता है, ताकि उनके आत्मविश्वास, आत्म अभिव्यक्ति जगे अंदर से भावना, और उनको इस खेल के माध्यम से कुछ सीखने का प्राप्त हो, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी खेल एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और साथ में परिवार से, चिकित्सक से, नर्सिंग स्टाफ से संवाद करने में भी अच्छा होता है खेल जब ये शुरू होता है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं हर्निया के बारे में। हर्निया क्या है। तो दोस्तों हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझिए हर्निया एक प्रकार से शरीर में बीमारी है। तो दोस्तों एक हर्निया तब होता है जब कोई अंग, मांसपेशियों या ऊतकों में एक उद्घाटन के माध्यम से धक्का देता है जो इसे जगह में रखता है। उदाहरण के लिए पेट की दीवार में कमज़ोर क्षेत्र में आंतें टूट सकती है। कई हर्निया में होते हैं आपकी छाती और कूल्हों के बीच पेट, लेकिन वे ऊपरी जांघ और कमर के क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकते हैं। देखिए दोस्तों हर्निया होता है क्या आमतौर पे, जैसे हर्निया होता है कि जो छाती होता है, जो पेट होता है, जो जांघा होता है, या आपके पेट के दोनों साइड जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग आमतौर पे से एबनॉर्मल जो साइड होता है, तो दोस्तों उसके हम बोलते हैं, जिसको हम लोग पांजर बोलते हैं। तो साथियों होता क्या है कि आपके किसी भी भाग में उस आसपास में जो मैंने बताया वहाँ पे आपको उभार आ जाएगा, वहाँ पे फूल जाता है, एक गिल्ठी सा हो जाएगा, और दोस्तों वही क्या होता है, हर्निया होता है। उसका दोस्तों है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए एंडोकार्डियाटिस। जी हाँ दोस्तों,
अंतर हृदय शोथ। जी हाँ दोस्तों, अंतर हृदय शोथ मतलब एंडोकार्डियोटिस। अब देखिए इसके बारे में तो साथियों मैं बता दूं, कहता है एंडोकार्डिटिस से एंडोकार्डियम का एक संक्रमण है। दोस्तों एंडोकार्डियम क्या है, तो एंडोकार्डियम यह शरीर का सबसे निचला परत है, हृदय का सबसे निचला परत है, जो आपके हृदय कक्षों और हृदय बाल्वों की आंतरिक परत है। हमने बताया कि एंडोकार्डियम क्या है, आपके हृदय का आंतरिक परत है। एंडोकार्डिटिस आमतौर पर तब होता है जब बैक्टीरिया, कवक या आपके शरीर के किसी अन्य हिस्से से अन्य रोगाणु जैसे कि आपका मुंह आपके रक्त प्रभाव से फैलते हैं और आपके दिल में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से जुड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, अंतर हृदय शोथ क्या है, एक प्रकार का बीमारी है जो एंडोकार्डियम का एक संक्रमण है, मतलब आपके हृदय के निचले स्तर में दोस्तों ये होता है। कौन, एंडोकार्डिटिस। तो ये क्या होता है दोस्तों, संक्रमण फैलता है जो किसी भी माध्यम से आपके हृदय तक जा सकता है, जैसे मुंह से जा सकता है, रक्त प्रवाह से जा सकता है, और तरीका से ये संक्रमण से फैल सकता है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसे हम कहते हैं एंडोकार्डिटिस। अब दोस्तों हम चलते हैं निमोनिया की तरफ। तो साथियों निमोनिया क्या है, पढ़िए, ये सब पूछता है दोस्तों। तो निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। तो एक बात ध्यान दीजिए, निमोनिया है दोस्तों, ये संक्रमण है कहाँ का, लंग्स का, फेफड़े का, जो एक या दोनों में हो सकता है। बैक्टीरिया, वायरस और कवक इसका कारण बनते हैं। अब इसमें दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस और कवक दोस्तों सभी क्या है, इसमें कारक बनते हैं, इसका कारण बनता है। संक्रमण आपके फेफड़े में हवा का थैली में सूजन का कारण बनता है। साथियों जब निमोनिया होता है तो क्या होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है या फूल जाएगा, जिससे दोस्तों आप सभी को, जिससे एल्वियोली कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपके फेफड़ा है वो फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, एल्वियोली कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, पूछेगा फूले हुए फेफड़े को, फेफड़े में सूजन को क्या कहते हैं, तो एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली द्रव या मवाद से भर जाता है, जैसे हमने बताया कि फेफड़ा पानी से भर जाता है, तो वही है, द्रव या मवाद से भर जाएगा आपका फेफड़ा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया और इसका इलाज कैसे करें, इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ा पढ़ना होगा अच्छा से। तो आप सभी समझ गए निमोनिया क्या है। निमोनिया एक वायरस, कवक या बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है जो आपके एक या दोनों फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। इसमें हवा या के थैली जो होता है, जो आपका फेफड़ा है, वो क्या होगा, किसी द्रव से या पानी से भर जाएगा, जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। और इसमें दोस्तों सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, और दोस्तों इसमें बहुत ही क्या होता है, खतरनाक भी हो सकता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब दोनों का अर्थ विकास ही है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ देगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, मतलब तो दोनों का विकास ही है, लेकिन अर्थ क्या है देखिए। तो शारीरिक वृद्धि आकार में वृद्धि है, विकास कार्य और क्षमता में वृद्धि है। दोनों प्रक्रियाएं आनुवांशिक पोषण और पर्यावरणीय कारकों पर अत्यधिक निर्भर करती है। जैसे जैसे बच्चे शारीरिक और भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं, कुछ आयु आधारित है, समूहों को परिभाषित करना वो उपयोगी होती है। देखिए दोस्तों, ग्रोथ जो है वो शारीरिक विकास है, जबकि डेवलपमेंट है जहाँ पे विकास कार्य और क्षमता में वृद्धि सभी चीज़ होता है। ग्रोथ एक शारीरिक विकास है बस, और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में हर एक चीज़ का विकास है, मानसिक विकास कार्य, क्षमता, उसके बुद्धि, इस सारी चीज़ में विकास है। तो यही अंतर है। ग्रोथ क्या है, एक शारीरिक विकास है, डेवलपमेंट एक पूर्ण विकास है, जिसमें बच्चों का शारीरिक भावनात्मक सभी रूप से विकसित होता है और इससे आयु बढ़ने पर धीरे धीरे आगे की तरफ होता है। उसके बाद दोस्तों है NMS, मतलब दोस्तों न्यूरोप्लेटिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, मतलब न्यूरोलेप्टिक प्राणघात संलक्षण। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो साथियों जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, इनको हम NMS शॉर्ट में कहते हैं, एक जानलेवा प्रतिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, जानलेवा प्रतिक्रिया है जो न्यूरोलेप्टिक एवं एंटीसायोटिक दवा के जवाब में हो सकती है। लक्षणों में तेज बुखार, भ्रम, कठोर मांसपेशी, चर, रक्तचाप, पसीना और तेज हृदय गति में शामिल है। जटिलताओं में दोस्तों रब्डोमायोलिसिस, उच्च रक्तटेशियम, गुर्दे की विफलता या दौरे शामिल हो सकते हैं। अब साथियों देखिए, जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, यह एक जानलेवा प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्ट है, जिसको हम आमतौर पे कह सकते हैं कि दवाई खाए और ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन होने पर क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तेज बुखार आ जाएगा, मांसपेशी में ऐंठन होने लगेगा, रक्तचाप तेज हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, हृदय गति तेज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, गुर्दे, किडनी का फेलुअर हो सकता है। ये सारे चीज़ होता है दोस्तों न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो कि एक क्या है, जानलेवा प्रतिकार है, जिसको आमतौर पे हम लोग रिएक्शन, दवाई रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अब दोस्तों देखते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। दोस्तों
कार्डिप्लेजिया। तो दोस्तों कार्डिप्लेजिया क्या है देखते हैं हम लोग। कहता है कार्डिप्लेजिया जिसे टेट्राप्लाजिया भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्डिप्लेजिया को टेट्राप्लेजिया भी कहते हैं, का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सभी 4 अंगों को प्रभावित करता है। अब दोस्तों देखिए, कार्डियोप्लेजिया को टेट्राप्लेजिया इसलिए रखा गया है कि यह चारों अंग को प्रभावित करता है। 4 अंग कौन है देखते हैं साथियों, 4 अंग है। कहता है साथ ही धर कार्ड 4 के लिए लैटिन शब्द के उत्पन्न होता है, मतलब टेट्राप्लाजिया वाले अधिकांश लोगों को गर्दन के नीचे महत्वपूर्ण पक्षाघात होता है और इस तरफ से हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। पक्षाघात का यह रूप अनिवार्य रूप से रीढ़ की हड्डी में उच्च क्षति का उत्पाद है। आमतौर पर C1 C7 के बीच ग्रीवा रीढ़ में चोट कितनी अधिक होगी दोस्तों, क्षति उतनी ही अधिक होगी और बहुत अधिक रीढ़ की हड्डी की चोट अक्सर तुरंत घातक होती है। साथियों ये जो है कार्डिप्लेजिया, इसको टेट्राप्लेजिया कहते हैं क्योंकि यह चारों अंग को प्रभावित करता है। इसमें जो दोस्तों स्पाइनल होता है, जो रीढ़ की हड्डी होता है दोस्तों, वो गर्दन से लेके जो आपके नीचे कमर तक की हड्डी है, उसमें चोट लगने से इसमें तुरंत क्या हो जाएगा, क्षति पहुंच सकता है। तो यही कार्डिप्लेजिया होता है जिसमें ये सारे चीज़ क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है C1 से C7 तक। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आप सभी के बीच में। कहता है दोस्तों कार्डियक टेम्पानेड, जी दोस्तों कार्डियक टेम्पानोड मतलब हृदय तीव्र स्मरपीड़न, जी दोस्तों हृदय तीव्र संपीड़न मतलब कार्डियक टेम्पोनेंट एक नैदानिक सिंड्रोम है, मतलब एक निदान करने वाला है जो पेरिकार्डियल स्पेस में द्रव के संचय के कारण होता है, जिसे परिणाम स्वरूप वेंट्रिकुलर फीलिंग कम हो जाती है और बाद में हेमोडायनामिक समझौता हो जाता है। स्थिति एक चिकित्सा आपात स्थिति है जिसकी जटिलताओं में फुफ्फुसीय एडिमा, सदमा और मृत्यु शामिल है। दोस्तों देखिए, हृदय तीव्र संपीड़न होगा तो क्या होगा, सदमा पहुंच सकता है, मृत्यु शामिल में, ये सब हृदय संपीड़न हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है आप सभी को कि ये द्रव का संचयन हो जाता है, कहीं आपके जो हृदय है वहाँ पे द्रव का जमावड़ हो जाता है जिससे ये सारी चीज़ें उत्पन्न होता है। अब पेरिकार्डियल स्पेस में, जी हाँ दोस्तों, मतलब पेरिकार्डियल एक हृदय का ही भाग है, आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ पे ये क्या होता है, द्रव संचय रहता है, जहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा, एक आपात स्थिति है, हृदय तीव्र संपीड़न जो है एक आपात स्थिति है जहाँ पे इलाज कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आपको एडिमा, सदमा और मृत्यु शामिल हो सकता है हृदय संपीड़न से। अब साथियों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राइनटस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राइनटस क्या है देखते हैं। तो राइनटस नाक की श्लेष्मा झिल्ली की सूजन और सूजन है, एक बहती नाक और जकड़न की विशेषता है, आमतौर पर समान सर्दी या मौसमी एलर्जी के कारण होता है। साथियों राइनटस पूछ देगा कि राइनटस आपसे पूछ देगा कि नाक के सूजन को क्या कहते हैं, तो राइनटस कहते हैं। ट्रू में पूछ देगा कि क्या नाक के सूजन को राइनटस कहते हैं, तो हाँ सही है। तो ये कहता है कि यह नाक में जो झिल्ली होता है उसमें सूजन होता है। अब ये दोस्तों ड्राई से भी हो सकता है या हवा मौसमी परिवर्तन से भी हो सकता है, सर्दी एलर्जी से भी हो सकता है, जिसमें नाक सूज जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, कहता है चाइल्ड एब्यूज क्या है, मतलब दोस्तों बाल उत्पीड़न क्या है। तो बाल दुर्व्यवहार या बाल दुर्व्यवहार शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या बच्चों की उपेक्षा, विशेष रूप से माता पिता या देखभाल करने वाले द्वारा। बाल दुर्व्यवहार माता पिता या देखभाल करने वाले द्वारा कार्य करने में कोई भी कार्य का विफलता शामिल हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे को वास्तविक संभावित नुकसान होता है और यह बच्चे के घर में या उन संगठनों, स्कूल या समुदाय में हो सकता है जिनके साथ बातचीत करता है। देखिए दोस्तों ये शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि बाल उत्पीड़न क्या है, ज़्यादातर चांस है शॉर्ट में ही। तो देखिए बाल उत्पीड़न वह होता है कि यह जो बाल दुर्व्यवहार होता है, जो बच्चे में हम लोग बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो अलग अलग तरीके से हो सकता है, उसे चिढ़ाना, यौन शोषण या मानसिक रूप से प्रताड़ना करना, उससे यही सब होता है बाल उत्पीड़न, जो उसके माता पिता, घर में किसी भाई बहन के थ्रू भी किया जा सकता है या स्कूल में या किसी मोहल्ला समाज जो होता है समुदाय, वहाँ भी उससे टॉर्चर किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ बाल उत्पीड़न ही होता है। अब साथियों हम यहाँ पे है, कहता है मानसिक मंदता, मतलब दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन। जी हाँ दोस्तों, मानसिक मंदता क्या है, तो मानसिक मंदता एक सामान्यकृत त्रैमासिक विकार है दोस्तों। मतलब ये क्या है, एक समान रूप है जिसकी विशेषता उप औसत संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली और 2 या 2 से अधिक अनुकूल व्यवहारों में कमी और 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू होती है। यह बार लगभग पूरी तरह से अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करने के बाद परिभाषा में अब मानसिक से संबंधित दोनों घटक शामिल हैं। कामकाज और उनके वातावरण व्यक्ति के कार्यात्मक कौशल से संबंधित है। देखिए दोस्तों मानसिक मंदता क्या होता है, तो जैसे मानसिक मंदता है, हम कोई काम कर रहे हैं और एज के अनुसार, जैसे 18 वर्ष है उसके अनुसार या उससे पहले इनके दिमाग में उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति को, तो वही क्या होता है, मंद तरीका से काम दिमाग चलने लगता है, वही मानसिक मंदता होता है। जिसमें दोस्तों जो काम
1 मिनट में करना चाहिए, वो काम उनको समझ में देरी से आएगा और धीरे धीरे करेंगे। तो यही चीज़ें हैं जो दिमाग को समझने में समय लगता है, और जिनका मंदबुद्धि होगा, मानसिकता मंद होगा, उनको समझने में थोड़ा परेशानी होती है। तो यही होता है मेंटल रिटार्डेशन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग तथ्य देखे हैं, डिफिनीशन देखे हैं। बाकी जो लोग को पीडीएफ लेना है आइए हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हम भेज देंगे। और दोस्तों हमारे बात सुने होंगे तो ज़रूर ध्यान में आया होगा तो दोस्तों आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख लेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है धीरे धीरे हम सभी चैप्टर का अभी करा देते हैं कुछ, उसके बाद सभी चीज़ का लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।